इस वीडियो में मैं परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्या। देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या जो है, देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है उसमें ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ निश्चित कोष होते हैं जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से निश्चित दूरी होती है। किसी भी कोष में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से निश्चित दूरी होती है तथा उसकी निश्चित ऊर्जा होती है। ये जो है, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में एक निश्चित अवस्था होती है और इन अवस्थाओं को, किसी भी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं को पहचानने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। किसी भी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं को पहचानने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। ये संख्याएं जो है ये क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा ज्ञात होती हैं। अब देखिए, इसको हम परिभाषा कह सकते हैं क्वांटम संख्या की। कॉपी में नोट करेंगे, वे संख्याएं, कॉपी में लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास व चक्रण आदि की जानकारी प्राप्त होती है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास व चक्रण आदि की जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इन संख्याओं के द्वारा, और नोट करेंगे आगे, अर्थात इन संख्याओं द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकोष, कक्षक, किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकोष, कक्षक व चक्रण की स्थिति का पता चलता है। वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास तथा चक्रण आदि की जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इन संख्याओं के द्वारा जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकोष, कक्षक तथा उसका अभिविन्यास व चक्रण आदि निर्धारित होते हैं या उनका पता चलता है। ये क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जो क्वांटम संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं जो हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में एजीमूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। चौथी होती चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे अंग्रेजी में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वांटम संख्याएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या व चक्रण क्वांटम संख्या। इनमें से 3 क्वांटम संख्याएं जो हैं ये श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त होती हैं। पहली 3 मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या व चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त होती हैं। और चौथी जो क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात होती है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी, ऐसा भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकोष, कक्षा तथा उसका अभिविन्यास व चक्रण आदि की जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इनमें हम एक एक करके सबको देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटम संख्याएं किस क्वांटम संख्या से किस की जानकारी मिलती है। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो है सबसे पहले ये जाने किसको प्रदर्शित किससे करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा किस इलेक्ट्रॉन की किस स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है वह किस कक्षा में स्थित है, इसकी जानकारी में मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, किसी कॉपी में नोट करेंगे। इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ऊर्जा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ऊर्जा तथा उस कोश का संकेत, या लिख सकते हैं या उस कोश का संकेत मिलता है जिसमें उस कोश का संकेत मिलता है जिसमें वह कक्षक स्थित है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा, इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ऊर्जा, दूरी ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ऊर्जा या उस कोश का संकेत मिलता है, जिसमें वह कक्षक स्थित है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसे हम n से दर्शाते हैं। आगे लिखेंगे इस क्वांटम संख्या को, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। इसे स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं, इसका मान 1, 2, 3, 4 होता है। जैसे यदि पहला कोश है ये वाला, तो इसके लिए n का मान क्या होगा, n बराबर 1। दूसरा कोश n बराबर क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, n बराबर 3 होगा। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य क्वांटम संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या होती है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व ऊर्जा या उस कोश का संकेत मिलता है जिसमें वह कक्षक स्थित होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसे स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं और स्मॉल n जो है इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है।
तो इस प्रकार से ये पहली क्वांटम संख्या थी, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी क्वांटम संख्या को। दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंसी। दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंसी क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। दिगंसी क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम नंबर, या इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। इस क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल के द्वारा। देखिए, दिगंसी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की किस अवस्था को प्रदर्शित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कोश में स्थित है। और दिगंसी क्वांटम संख्या हमें क्या पता चलता है? देखिए, क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर किसी समान कक्षा में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ज़्यादा संख्या होती है। किसी भी नाभिक के चारों ओर किसी समान कक्षा में घूमते हुए जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इस कक्षा में यदि कई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नाभिक के चारों ओर किसी समान कक्षा में घूमते हुए जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन हैं, उनके कोणीय संवेग का मान भिन्न भिन्न होता है। उनके जो कोणीय संवेग का मान है, कोणीय संवेग का मान भिन्न भिन्न होता है। किसी भी समान कोश में घूमते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान जो है भिन्न भिन्न होता है, या कोणीय संवेग का मान भिन्न भिन्न होने के कारण जो है, तो उस कोश में कई ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। उस कोश में जो है, इस कोश में क्या होता है कि कई ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। समान कोश में घूमते हुए जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन हैं, तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान भिन्न भिन्न होने से इनमें जो है कई ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। इस तरह के जैसे कई ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, यही जो ऊर्जा स्तर हैं, इन्हीं ऊर्जा स्तरों को कहते हैं उपकोश। तो यही जो ऊर्जा स्तर हैं, ये ऊर्जा स्तर जो हैं उपकोश कहलाते हैं। समान कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान भिन्न भिन्न होने से उनमें कई ऊर्जा स्तर होते हैं, और इन्हीं ऊर्जा स्तरों को उपकोश कहते हैं। इस बात को कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये जो उपकोश हैं, इस क्वांटम संख्या के द्वारा जो है किसी, नोट करेंगे, इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी निश्चित कोश में उपस्थित उपकोश की संख्या व उसके इस क्वांटम संख्या द्वारा किसी निश्चित कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या व उसके आकार का पता चलता है। देखिए, जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है, मैंने बताया कि समान कोश में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसमें कई ऊर्जा स्तर होते हैं, और इन्हीं ऊर्जा स्तरों को उपकोश कह देते हैं। और जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है, तो किसी भी निश्चित कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या व उसके आकार की जानकारी देती है, या उसके आकार का पता चलता है। तो इस प्रकार से जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है, उसके द्वारा जो है हमें उपकोशों की संख्या व उसके आकार का पता चलता है। अब देखिए, ये जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है, इसे मैं मिटाता हूँ। जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो किसी निश्चित, लिखते हैं, किसी निश्चित कोश के लिए, अर्थात या कह दें n के निश्चित मान के लिए, किसी निश्चित
कोश के लिए या n के निश्चित मान के लिए L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। किसी निश्चित कोश के लिए L के मान जो है वो 0 से n-1 तक होते हैं। इसे कॉपी में नोट करेंगे। किसी निश्चित कोश के लिए L के मान अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या के जो मान है वह 0 से लेकर के n-1 तक होते हैं। अब देखिए, इस आधार पर यदि हम देखें कि किसी निश्चित कोश n के लिए L के मान जो हैं वह 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। ये मुख्य बात है कि किसी निश्चित n के लिए L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। अब देखिए, यदि n बराबर 1 है तब L बराबर क्या होगा? यदि n बराबर 1 है तब L बराबर 1 मान तो 0 होगा, 0, और दूसरा मान क्या होगा? n-1। n 1 है तो 1-1 बराबर ये भी 0 आ गया। यानी इसमें केवल n बराबर 1 है तो L बराबर भी 1 ही होगा, अर्थात एक ही उपकोश होगा। L बराबर 0 का मतलब होता है कि इसमें जो है 0 यानी S उपकोश। 0 का मतलब क्या हुआ? S उपकोश। तो इसमें जो है केवल S उपकोश भर होता है। और इसमें मुख्य बात ये है, यहाँ पर ऊपर नोट कर लेंगे कि L के कुल मानों की संख्या स्मॉल n के बराबर होती है। जितना मान n का रहेगा उतने ही मान L के आएंगे। जैसे यदि n बराबर 1 है तो L का केवल एक ही मान प्राप्त होता है, 0। यदि n बराबर 1 है तो L बराबर एक ही मान प्राप्त होगा, 0, अर्थात केवल S उपकोश भर होगा। यदि n बराबर 2 है तब L बराबर एक मान 0 और दूसरा 2-1 इक्वल टू 1। अतः इसमें दो मान प्राप्त हो गए, 0 और 1। यदि n बराबर 2 है तो L बराबर भी कितना होगा? 2 ही मान आएंगे। L के कुल मानों की संख्या n के मान के बराबर होती है। L के कुल मानों की संख्या n के मान के बराबर होती है। n बराबर 2 है तो हमको L के 2 ही मान प्राप्त होंगे। L बराबर 0 और 1 2 मान प्राप्त होंगे। 0 मतलब S उपकोश और 1 मतलब P उपकोश। 0 यदि आया है, L का मान यदि 0 आया है तो यह प्रदर्शित होता है कि S उपकोश है। यदि L का मान 1 आया है माने वो P उपकोश है। अब देखिए, यदि n बराबर 3 है तब स्मॉल l बराबर 0 और 3-1 तो बराबर 0 तो है ही, रहेगा ही। 0 के बाद 3 में घटाएंगे 2 आएगा, पर 2 के पहले 1 आएगा। 0 1 2 इसमें तीनों आएंगे, 1 भी आएगा, तो 0 1 2। तो n बराबर 3 है तब L के कुल मान कितने होंगे? 3 होंगे, 0 1 और 2, ठीक है ना। यदि 0 मान है यानी S उपकोश, 1 मान है माने P उपकोश, 2 मान आया है माने D उपकोश। अब देखिए इसी प्रकार से यदि n बराबर 4 है तब L बराबर 0 तो होना ही है। 0 के अलावा कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा 4-1, 4-1 तो बराबर 0 तो रहेगा ही। इसमें 3 आएगा तो 0 के बाद 1 2 फिर 3, यानी इसमें चारों उपकोश होंगे। S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। तो इस प्रकार से जो L के कुल मानों की संख्या वो N के मानों के बराबर होती है, ये मुख्य बात है। और किसी भी निश्चित कोश के लिए जो L का मान है वह 0 से लेकर के n-1 तक होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम संख्या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे भी। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब देखते हैं इसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या के बाद ये क्वांटम संख्या जो है कक्षक कोणीय संवेग से निम्न प्रकार से संबंधित होती है। कक्षक कोणीय संवेग, ये क्वांटम संख्या जो है तो कक्षक कोणीय संवेग से निम्न प्रकार से संबंधित होती है। h/2π √L × L + 1,
ये क्वांटम संख्या जो है कक्षक कोणीय संवेग से निम्न प्रकार संबंधित होती है। कक्षक कोणीय संवेग बराबर h/2π स्मॉल l इंटू l+1। तो ये देखा होगा, हमने देखा दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैं बता चुका हूं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा किस बात का पता चलता है? देखिए, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन हो जाता है, जो जीमैन प्रभाव कहलाता है। तो ये जो क्वांटम संख्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन को स्पष्ट करती है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन जो है, इसको स्पष्ट करती है क्वांटम संख्या। अब आखिर क्यों होता है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन जो है, ये स्पष्ट करता है कि किसी उपकोष में विभिन्न उप ऊर्जा स्तर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन जो है, ये स्पष्ट करता है कि किसी भी उपकोष में विभिन्न उप ऊर्जा स्तर होते हैं। किसी उपकोष में विभिन्न उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें कक्षक कहते हैं। जैसे उसमें हमने बताया था कि कोश के अंदर कई जो है तो ऊर्जा स्तर होते हैं, उपकोष कहते हैं। उसी प्रकार से जो उपकोष होता है, तो उपकोष जो है उसमें भी निश्चित उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें कक्षक कहते हैं। अब ये जो है, ये क्वांटम संख्या जो है, इस क्वांटम संख्या के द्वारा जो है, इस क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षकों की संख्या, इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी उपकोष में स्थित कक्षकों की संख्या व उनके अभिविन्यास का पता चलता है। देखिए, मुख्य बात है, ये जो क्वांटम संख्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन से स्पष्ट होता है कि किसी भी उपकोष में कई उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें कक्षक कहते हैं। तो ये क्वांटम संख्या जो है, ये जो है तो कक्षकों की संख्या, किसी उपकोष में स्थित कक्षकों की संख्या व उनके अभिविन्यास को निर्धारित करती है। अब ये जो क्वांटम संख्या है, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तथा m के, ये मुख्य बात है, तथा m के कुल मानों को तथा किसी उपकोष या तथा L के निश्चित मान के लिए, या L के निश्चित मान के लिए, इसे कॉपी में नोट करेंगे, था स्मॉल l के निश्चित मान के लिए m के कुल मानों को 2l+1 द्वारा ज्ञात करते हैं। इसे नोट करेंगे कॉपी में, तथा स्मॉल l के निश्चित मान के लिए m के कुल मानों को 2l+1 द्वारा ज्ञात करते हैं, तथा ये मान -l से 0 व +l तक होते हैं।
तथा ये मान जो है -L से 0 व +L तक होते हैं। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, जितनी बातें हमने लिखवाई है कि चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन से स्पष्ट होता है कि किसी भी उपकोष में निश्चित उप ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें कक्षक कहते हैं, और इस क्वांटम संख्या के द्वारा जो है किसी भी उपकोष में स्थित कक्षकों की संख्या और उनके अभिविन्यास का पता चलता है। यह क्वांटम संख्या जो है किसी भी उपकोष या L के निश्चित मान के लिए m के कुल मानों को 2L + 1 द्वारा ज्ञात करते हैं तथा ये मान -L 0 से +L तक होते हैं। अब देखिए इसके बाद अब L जो है यदि स्मॉल l बराबर 1 है तब m बराबर क्या होगा? हमने बताया सूत्र क्या है, 2L + 1। m के कुल मानों को हम ज्ञात करते हैं 2L + 1 के द्वारा। तो 2 × L बराबर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 = 3। यानी यदि L बराबर 1 है तो m के कुल मान कितने होंगे, 3 होंगे। और ये मान कौन कौन से होंगे? ये मान होंगे, मैं बता चुका हूँ, -L 0 से +L तक, अर्थात -L यानी L की वैल्यू जो है 1 है तो -1, 0 और +1। इस प्रकार से यदि L बराबर 1 है तो m के 3 मान आएंगे। कौन कौन से? -1, 0 और +1। इसका मतलब हुआ 1 माने p उपकोष होता है, तो जो ऑर्बिटल है वो px, py और pz। इसी प्रकार से L बराबर 2 है तब m बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = 5। 5 यानी 5 इसमें कक्षक होंगे, ऑर्बिटल होंगे। वो कौन कौन से होंगे? दूसरा कोष है माने -2 और -1, 0, +1 और +2। -2 है यानी इसमें जो है ये जो कक्षक है इसमें 5 कक्षक होंगे। ये dxy है, ये dyz है, ये dx² - y² है, नहीं ये जो है अपना dxz है, ये dx² - y² है और ये dz² है। तो इस प्रकार से L बराबर 2 है तब जो m के कुल मान है वो 5 होंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। इसी प्रकार से यदि L बराबर 3 है, यदि L बराबर 3 है तब स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 = 3 दूनी 6 7। ये 7 मान कौन कौन से होंगे? ये 7 मान होंगे, चूँकि L बराबर 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, अर्थात f कक्षक को व्यक्त करते हैं। इसमें f, ये 7 कक्षक जो हैं ये f कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा क्या पता चलता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा जो है किसी भी उपकोष में स्थित कक्षकों की संख्या व उनके अभिविन्यास का पता चलता है। दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा जो है किसी भी कोष में स्थित उपकोषों की संख्या व उनकी आकृति का पता चलता है। और मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व उसकी ऊर्जा का पता चलता है, या उस कोष का संकेत मिलता है जिसमें वह इलेक्ट्रॉन स्थित है, जिसमें वह कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। जो अगली क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। अगली क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। ये चौथी क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम संख्या और इसको s से दर्शाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को s से दर्शाते हैं। देखिए ये क्या होती है, किसी भी परमाणु में, मैं बता चुका हूँ, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है। यह जो है अपनी धुरी पर भी घूमता है। नाभिक के चारों किसी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है यह किसी ऑर्बिटल में स्थित होता है। ऑर्बिटल में स्थित होने पर ये जो है अपनी धुरी पर भी चक्कर करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो धुरी पर चक्कर कर रहा है, इसकी गति
इसकी गति जो है इस क्वांटम संख्या के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का पता चलता है। नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता इस क्वांटम संख्या के द्वारा चलता है। अब देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, यह इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात वामावर्त गति को दर्शाता है, और इसके लिए जो मान होता है s का, वो +1/2 होता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके s की वैल्यू है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इसके लिए s का मान होता है, वो क्या होता है, +1/2। पहले इलेक्ट्रॉन का जो s का मान है वो होता है +1/2। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो है दक्षिणावर्त या एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन में होता है, और इसका जो चक्रण है, इसके s का मान है, ये -1/2 होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि चक्रण क्वांटम संख्या जो है, इस क्वांटम संख्या के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन जो अपनी धुरी पर चक्रण करता है, उसके चक्रण का पता चलता है। यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तब उसके लिए जो s का मान है, क्लॉकवाइज के लिए s का मान क्या होता है, +1/2, या पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि दक्षिणावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके लिए s का मान जो है -1/2 होता है। तो इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता चलता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इसके लिए +1/2, सेकंड के लिए -1/2। अब इसमें जो है, ये जो क्वांटम संख्या होती है, ये चक्रण कोणीय संवेग, ये जो है चक्रण कोणीय संवेग से निम्न प्रकार से संबंधित होती है। ये क्वांटम संख्या जो है, तो चक्रण कोणीय संवेग से निम्न प्रकार से संबंधित होती है। ms = h/2π √s/s+1। इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्वांटम संख्याएं क्या होती था, उनके प्रकारों के बारे में देखा इस वीडियो में। धन्यवाद।